एग्जाम्पल नंबर 3, इसके अंदर आपसे कहा जा रहा है टू inclined planes have a common vertex and a string passing over a smooth pulley at the vertex supports two equal weights। पहले इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये एक दूसरा इंक्लाइंड प्लेन भी कॉमन वर्टेक्स है, यानी एक ही पॉइंट पे इनके एंड्स आके मीट कर रहे हैं। ये वर्टेक्स हो गया जहाँ पे ये दोनों आके मीट कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि इस वर्टेक्स के ऊपर एक फ्रिक्शनलेस पुली यानी एक स्मूथ पुली लगाई गई है और ये स्मूथ पुली क्या कर रही है, इसके ऊपर से एक स्ट्रिंग पास हो रही है, ये स्ट्रिंग होगी और वो स्ट्रिंग क्या कर रही है, इट इज़ सपोर्टिंग टू इक्वल वेट्स। ये दो इक्वल वेट्स को क्या कर रही है, इसने सपोर्ट किए रखा हुआ है। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है, इफ वन ऑफ द प्लेन बी रफ एंड द अदर बी स्मूथ, अगर इनमें से एक प्लेन क्या हो जाता है, रफ हो जाता है और जो दूसरे वाला है वो क्या स्मूथ है, तो इसको लेट कह दें ये है रफ और जो दूसरे वाला है इसको आप स्मूथ कह लें। ये वाला स्मूथ हो गया। जो स्मूथ है इसका मतलब है इट इज फ्रिक्शनलेस, इट ऑफर्स नो फ्रिक्शन। तो इसके बाद कहा जा रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन द इंक्लाइनेशंस ऑफ द प्लेन्स। आपने क्या करना है कि इनकी जो इंक्लाइनेशंस है इनके दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करना है। व्हेन द वेट ऑन द स्मूथ प्लेन इज एट द पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन, अगर जो स्मूथ प्लेन के ऊपर जो वेट पड़ा हुआ है ये किस पॉइंट पे है, दिस इज एट द पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन, यानी कि ये अब क्या कर रहा है, अगर ये मूविंग डाउन पॉइंट पर था इसका मतलब है कि देयर इज द फ्रिक्शन जस्ट बिहाइंड दिस पॉइंट। तो इसका मतलब है कि अब इट इज़ गोइंग टू मूव डाउनवर्ड। अब ज़रा से भी फोर्स इसको मिलेगी इट विल स्लाइड डाउनवर्ड, ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका ये एक्शन है, एज अ रिएक्शन क्या होगा, स्ट्रिंग के अंदर क्या चीज़ होगी, टेंशन प्रोड्यूस होगी इस फोर्स के अगेंस्ट, तो ये टेंशन की डायरेक्शन हो जाएगी। इसी तरह से ये रस्सी इसको क्या करेगी, इस वाले वेट को इस डायरेक्शन में पुल करेगी इधर की तरफ, ये टेंशन हो जाएगी। एक केस आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा 9th क्लास की फिजिक्स के अंदर, अगर एक वेट को आपने सपोर्ट किया हुआ है एक स्ट्रिंग के साथ, ये वेट है और ये चीज़ स्ट्रिंग है, ये इसका वेट क्या करेगा, एक अप्लाइड फोर्स अप्लाई करेगा, यानी इसको वेट कहेंगे, वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। एज अ रिएक्शन क्या होगा, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, जो क्या करेगी, इसी वेट के इक्वल होगी, इसको क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी और ये बैलेंस्ड पोजीशन में रहेगा। तो अगर आप क्या करते हैं, अपने हाथ के ज़रिए एक वेट को उठाते हैं बाय द यूज़ ऑफ अ स्ट्रिंग, तो ये वेट पहले क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके हाथ पर फोर्स लगाएगा, तो आपके हाथ पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगी, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग है। एज अ रिएक्शन क्या करेगा, आपका हाथ इसको ऊपर की तरफ होल्ड करेगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, तो वो क्या करेगा, आपकी जो फोर्स है वो क्या होगी, इस वेट के ऊपर लगेगी थ्रू द स्ट्रिंग, तो इस पॉइंट पे या वेट के करीब 3 पॉइंट्स के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, ये भी क्या होगी, ये टेंशन होगी। तो इधर भी सिचुएशन वही है कि ये इधर की तरफ मूव हो रहा है, तो स्ट्रिंग के अंदर एज अ रिएक्शन क्या होगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगी जो इसके अब अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब चूंकि ये जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये किधर की तरफ मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ये वाला जो वेट है वो इस वाले वेट के ऊपर स्ट्रिंग के थ्रू इसके क्लोज वाले पॉइंट्स के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में यानी टुवर्ड्स द पुली फोर्स लगाएंगे। अब चूंकि हमने इसको क्या कह दिया, ये एक रफ प्लेन है, अगर ये रफ है तो इट मीन्स के
इसकी अप्लाइड फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी। कितनी होगी उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन कितना है। लेट करें नॉर्मल रिएक्शन R1 है इस वाली रफ प्लेन का। तो फिर क्योंकि हमने कह दिया रफ प्लेन की कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, हमने कह दिया कि अगर फॉर एग्जांपल इट इज़ म्यू है तो फिर इस केस में आपकी जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगी, म्यू R1 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे R2 नॉर्मल रिएक्शन लगाने की ज़रूरत तो नहीं क्योंकि ये स्मूथ है। अगर ये स्मूथ है तो फिर चूँकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इस डायरेक्शन में कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगी। तो अब हम कुछ चीज़ें लिखेंगे यहाँ पे। अब हम लिखेंगे इसका सलूशन। आप लिखेंगे लेट W बी द वेट ऑफ बोथ बॉडीज दोनों बॉडीज का वेट, चूंकि दे आर इक्वल ऑफ इक्वल वेट्स, देयरफॉर दोनों का वेट हमने लेट कर दिया W के बराबर है। और लेट करें कि इनकी जो इंक्लाइनेशंस हैं वो क्या हैं, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही हैं। लेट करें ये वाला प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा बना रहा है और ये वाला प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बीटा बना रहा है। तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा W, इसका भी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। दोनों W हैं। कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लें। ये X कंपोनेंट्स हो गए, ये Y कंपोनेंट्स। ये एंगल अल्फा है, सो दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा। तो ये कितना हो गया, W या mg cos अल्फा। इसी तरह से ये वाला W cos बीटा, ये W या mg sin अल्फा। इसी तरह से ये वाला W sin बीटा। मेरा नहीं ख्याल है इन चीज़ों को समझाना चाहिए, तो क्योंकि हम इनको बहुत दफ़ा बता चुके हैं, समझा चुके हैं। अब क्या करना है कि आप लेट करें अल्फ़ा बीटा बी द इंक्लाइनेशंस ऑफ अल्फ़ा किसकी है, रफ वाले की है, ऑफ रफ एंड स्मूथ planes respectively। तो अब हमने क्या करना है, फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखें लेट म्यू क्या चीज़ है, लेट म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन of rough plane। of rough plane। अब आप क्या करें, फोर्सेस को रिजॉल्व कर दें। तो resolving the forces, पहले आप किसके अलोंग फोर्सेस को रिजॉल्व करें, पहले इस प्लेन के अलोंग और इसके परपेंडिकुलर, और फिर इस प्लेन के अलोंग और इस प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्सेस को रिजॉल्व करें। तो इन फोर्सेस के जो अलोंग फोर्सेस इस प्लेन के जो अलोंग फोर्सेस बन रही हैं वो कौन कौन सी बन रही हैं, T बन रही है, म्यू R बन रही है, और इसी की डायरेक्शन में W sin अल्फा भी बन रही है। तो आप इसको अप्लाई कर दें कि T इज इक्वल टू म्यू R1
प्लस डब्ल्यू साइन अल्फा। ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए इनको एक साइड पे ऐड कर देना, और ये जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए दूसरी साइड पे इसको लिख लेना। सो टी इज इक्वल टू म्यू R1 प्लस डब्ल्यू साइन अल्फा। इसी तरह से इसके परपेंडिकुलर फोर्सेस को रिजॉल्व करें। परपेंडिकुलर फोर्सेस कौन कौन सी बन रही है? R1 इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉज अल्फा। इसको उठा के इसके अंदर पुट करें तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू डब्ल्यू कॉज अल्फा प्लस डब्ल्यू साइन अल्फा। इसको कोई इक्वेशन का नाम दे दें, इक्वेशन 1। इसी तरह से अब इस प्लेन के अलोंग और इसके परपेंडिकुलर फोर्सेस को रिजॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा T, और इसके अपोजिट या इसकी सेम डायरेक्शन में या इसके पैरेलल एंटी पैरेलल कोई फोर्स बन रही है, ये वाली बन रही है डब्ल्यू साइन बीटा। तो T इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन बीटा। और इसी तरह से इसके परपेंडिकुलर फोर्सेस R2 बन गई है, R2 इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस बीटा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो इसलिए आप क्या करें, इसी को बना लें, इक्वेशन नंबर 2 बना लें, और यहाँ से वैल्यू उठा के, T की वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर दें, कंपेयर करें इन दोनों को। तो यह पुटिंग कर दें, डब्ल्यू साइन बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डब्ल्यू साइन बीटा इज इक्वल टू यू डब्ल्यू कॉस अल्फा प्लस डब्ल्यू साइन अल्फा। डब्ल्यू से डिवाइड कर दें या इधर से डब्ल्यू डब्ल्यू कॉमन कर दें सारे, तो आपके पास आ जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू, और याद रखें जब किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो वो चीज़ जो है ना नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। अब वेट किसका है? ये बॉडीज़ का वेट है, डेफिनेटली इफ़ दे एग्जिस्ट तो फिर वेट समथिंग नॉन ज़ीरो क्वांटिटी होगा, तो इसलिए हम इसके साथ डिवाइड कर सकते हैं। ये छोटी छोटी कंसेप्चुअल चीज़ें जो आपको आनी चाहिए। तो साइन बीटा इज इक्वल टू म्यू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो यही आपका रिक्वायर्ड रिलेशन था अल्फा और बीटा के दरमियान। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इसके अंदर आपको कहा जा रहा है कि a uniform ladder है, a uniform ladder rests in a limiting equilibrium with one end on a rough floor whose coefficient of friction is mu and the other on a smooth wall, the other against a smooth wall। अब इस सिचुएशन को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका लैडर हो गया। बताया ये जा रहा है कि इसका एक एंड जो है वो रफ प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है, ये आपका रफ प्लेन बन गया। और इस वॉल का जो दूसरा एंड है ये वाला, ये एक स्मूथ वॉल के साथ इन द कॉन्टेक्ट है। स्मूथ वॉल है यानी कि फ्रिक्शन लेस है, और इस प्लेन की कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। आपने क्या प्रूव करना है? शो दैट द इंक्लाइनेशन ऑफ द लैडर टू द वर्टिकल वॉल इज tan इनवर्स म्यू। आपने ये बताना है कि इस लैडर का जो इस वर्टिकल के साथ जो इंक्लाइनेशन यानी एंगल बन रहा है, लेट करें वो थीटा है। आपने प्रूव करना है कि दिस प्रूव्स टू बी इक्वल टू tan इनवर्स टू म्यू। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अंदर हमने इसकी स्टेटमेंट को यूज़ करना होगा, तो इसलिए इसकी स्टेटमेंट को आप नोट कर लें कि जब भी एक यूनिफॉर्म लैडर को आपने उसका एक एंड वर्टिकल वॉल और दूसरा एंड जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ अटैच किया हुआ है, लेकिन वर्टिकल वॉल स्मूथ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है वो स्मूथ नहीं है यानी रफ है, तो फिर इस केस में आपका जो एंगल आएगा वर्टिकल वॉल का इस लैडर का इस वर्टिकल वॉल के साथ वो इक्वल होगा tan इनवर्स 2 म्यू के।
तो इसको हम एक जगह पर या एक से ज़्यादा जगहों पर हम यूज़ करेंगे अपनी एक्सरसाइज में। तो अब हम इसका सलूशन करते हैं या इसका प्रूफ करते हैं। तो आप क्या करें कि पहले फोर्सेस को रिजॉल्व करें। अब कुछ चीज़ें आपको दी जा रही हैं। एक पहली चीज़ है यूनिफॉर्म लैडर। यूनिफॉर्म लैडर क्या होती है या यूनिफॉर्म रॉड क्या होती है? यूनिफॉर्म रॉड के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ होगा कि यूनिफॉर्म रॉड्स क्या होती हैं, उनकी लेंथ्स जो होती हैं, उनकी सारी जो डायमेंशंस हैं वो क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं सारी की सारी, तो यानी यूनिफॉर्म रहती हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी जिस पॉइंट पे सारे का सारा वेट एक्ट कर रहा है, वो इन रॉड्स के मिड पॉइंट पे होता है। अब चूंकि इसने यूनिफॉर्म लैडर कह दिया तो इसका सारे का सारा वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे डेफिनेटली एक्ट करेगा, और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होगा? इसके सेंटर में हो जाएगा, इस लैडर के सेंटर में। इसको हमने पॉइंट जी कह दिया, जी ही रखा करते हैं। लेट करें कि जो ये लैडर है ये क्या है, ये पूरी लैडर की लेंथ लेट करें ए बी है। ए बी ये लैडर होगी और इसकी लेंथ, टोटल लेंथ क्या करते हैं आप ए कर दें, पूरी लेंथ ए कह दें, ये लेट ए बी द लेंथ। या इसको अपनी आसानी के लिए आप क्या कर दें 2a रख लें इसकी लेंथ। अगर 2a आप इसकी लेंथ कंसीडर करते हैं, लेट करते हैं आप, लेट करें लेट 2a बी द लेंथ ऑफ द लैडर। आप ए भी रख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, वही आंसर आएगा आपका। तो 2a रख लिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितनी लेंथ होगी a, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी a हो जाएगी। ये से हमारी कैलकुलेशंस जो हैं वो ज़्यादा सिंपल हो जाएंगी। अदरवाइज़ आपको फिर अगर इस सारी को a रखना पड़ता है तो यहाँ पे a/2 और यहाँ पे a/2 करना पड़ता है, फिर भी यही आंसर आएगा। इसका वेट है, लेट करें इसका वेट W है, जो सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो अगर ये स्लिप होती है तो ये यहाँ से नीचे को स्लिप होगी और इधर से इस डायरेक्शन में स्लिप होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी? इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। नॉर्मल रिएक्शन, अब इस सारी के ऊपर कोई चीज़ नहीं पड़ेगी, ये सारी लैडर इस पॉइंट पे इस प्लेन के साथ इन द कांटेक्ट है। तो ये प्लेन क्या करेगा? प्लेन के वर्टिकली नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट करेगा। उस नॉर्मल रिएक्शन का नाम आप लेट आर कर देते हैं। इसी तरह से ये वर्टिकल वॉल नॉर्मली यानी अपने परपेंडिकुलरली इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगी इस लैडर के ऊपर। तो इस नॉर्मल रिएक्शन को जो इस वॉल ने इस लैडर के ऊपर अप्लाई किया उसको हमने एस का नाम दे दिया। फोर्सेस हैं तो इसलिए यहाँ पे एरोज के निशान लगाने। तो अब डायग्राम कंप्लीट है और इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो रिजॉल्विंग द फोर्सेस को रिजॉल्व करें तो आपके पास क्या आएगा? R इज इक्वल टू W, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी कितनी होगी? म्यू R। सो R इज इक्वल टू W, एक ही आ गई, और दूसरी S इज इक्वल टू म्यू R। यहाँ पे आप R की वैल्यू फिट कर दें, R की वैल्यू फिट करेंगे तो फिर S इज इक्वल टू म्यू W आ जाएगा। उसको एक इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब पॉइंट ए के अबाउट आप टॉर्क्स या मोमेंट्स फाइंड आउट करें, और इनको फाइंड आउट करना हम सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। अब पॉइंट ए के अबाउट कौन कौन सी फोर्सेज हैं? आप टोटल फोर्सेज देखें कौन कौन सी है। एक फोर्स एस है, एक फोर्स डब्ल्यू है, और एक फोर्स आर है, और एक फोर्स म्यू आर है।
सेकेंड चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो फोर्स या फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट में से पास हो रहा जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट फाइंड आउट करते हैं, तो उस फोर्स का मोमेंट जीरो हो जाता है, क्योंकि डेफिनेटली उसका मोमेंट आर्म जो है वो क्या करता है, जीरो एंगल बनाता है इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के साथ। तो मोमेंट जो है वो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट क्या होता है, मोमेंट इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट आर्म एंड द फोर्स। अब मोमेंट आर्म और फोर्स अगर उनके दरमियान एंगल जीरो है तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर साइन थीटा इन्वॉल्व होता है, थीटा जीरो हो गया तो फिर साइन जीरो जीरो। तो फिर ऑब्वियसली ये फोर्स और ये वाली दो फोर्सेस आर और म्यू आर, इनके जो मोमेंट्स हैं ये जीरो हैं, तो इसलिए इनको तो हमने कंसीडर नहीं करना। बाकी जो फोर्सेस रहेगी वो ये होगी और एक ये फोर्स। नज़र आ रहा है कि ये फोर्स जो है इसके इस पॉइंट में से ये नहीं पास हो रही, यानी इसका लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ एप्लीकेशन इस पॉइंट में से पास नहीं हो रहा, और इसी तरह से सेम इज द केस फॉर दिस। तो इसलिए हम इनके मोमेंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम करेंगे टेकिंग मोमेंट्स, और यही हमने थ्रू आउट दी एक्सरसाइज करना है, मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए। पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट फाइंड आउट करें, यानी टॉर्क फाइंड आउट करें। तो सबसे पहली फोर्स आपके पास आ जाएगी ये वाली फोर्स, ये वाली सॉरी वेट आ जाएगी। अब इसमें आपने देखना है कि इसका मोमेंट आर्म क्या है। मोमेंट आर्म की मर्जी आप जो सा मर्जी ले लें, आप मोमेंट आर्म क्या है, इस पॉइंट से लेकर इस फोर्स के लाइन ऑफ एप्लीकेशन तक का डिस्टेंस, वो डिस्टेंस किसी भी तरह का हो सकता है। वो डिस्टेंस यूं हो सकता है, वो यूं हो सकता है, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी रख सकते हैं। सबसे बेहतर है कि आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखें। तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं रखूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला डिस्टेंस ले लूंगा। अब ये ए है तो फिर इसका मोमेंट आर्म क्या हो गया, ए। और आपने ये देखना कि ये मोमेंट आर्म जो है ये इसके साथ क्या एंगल बना रहा है, मोमेंट आर्म जो है वो फोर्स के साथ क्या एंगल बना रहा है। अब ये एंगल थीटा है, ये थीटा क्या था, लैडर का वर्टिकल के साथ एंगल। अब ये भी वर्टिकल वेट है तो लैडर इसके साथ भी क्या एंगल बनाएगी, थीटा बनाएगी। तो इसी तरह से अब जो दूसरी फोर्स है, दूसरी फोर्स होगी ये। अब इसके लिए दो अपॉर्चुनिटीज, दो पॉसिबिलिटीज आपके लिए कि आप क्या कर दें, एक यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लें इसके लाइन ऑफ एप्लीकेशन तक और वो डिस्टेंस फाइंड आउट करें बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और वही तरीका आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ए डब्ल्यू में ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए से लेकर इस पॉइंट का कोई नाम दे दें, कोई सी डी कुछ भी ई कर दें। ये निकालने के लिए फिर आपको इस ट्राइंगल को सॉल्व करके ए ई फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसी तरह से आपको ये ट्राइंगल सॉल्व करके आपको ये वाले इस पॉइंट का नाम डी रख लें, ए डी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन आप सिंपल तरीका करें, क्रॉस प्रोडक्ट लें जो इसकी डेफिनेशन है। तो फिर इसके लिए आपको मोमेंट आर्म्स पता होने चाहिए। ये इस फोर्स का वेट का मोमेंट आर्म कितना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस यानी स्मॉल है। इस वाली फोर्स इसका मोमेंट आर्म कितना हो गया, ए से लेकर बी तक हो गया, कितना हो गया, 2a हो गया। तो फिर इसलिए हम करेंगे। और इसके अलावा जब आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो इस केस में हमने पढ़ा था कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क्स हैं इनको हम नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स को पॉजिटिव रखा करते हैं। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करें। एक्चुअली जब हम रिजॉल्व कर रहे हैं फोर्सेस को तो हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करते हैं। जब हम मोमेंट्स ले रहे होते हैं तो फिर हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर रहे होते हैं। तो वेट फोर्स है होगी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमने लेना है मोमेंट आर्म के साथ। याद रहे कि मोमेंट आर्म पहले आता है और इसको हमने क्या रखना है, नेगेटिव रखना है। इसी तरह से जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, क्लॉकवाइज कैसे है, ये वाली फोर्स अगर सब फोर्सेस को आप खत्म कर देते हैं, खाली वेट वाली फोर्स रखें तो ये इस लेटर को किस तरह से रोटेट करवाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएगी। इसी तरह से सब फोर्सेस को खत्म कर दें, खाली एस को रहने दे दें, एस इसको कैसे घुमाएगी, कैसे रोटेट करवाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसलिए एस वाली फोर्स का जो टॉर्क है वो पॉजिटिव रख लें और डब्ल्यू वाली फोर्स का जो टॉर्क है वो नेगेटिव रखें। तो ये स्टैंडर्ड है। अब जो एस वाली फोर्स थी इसका मोमेंट आर्म कितना है, 2a। और एक वर्ड क्या होगा, ये नल वेक्टर के वेक्टर है तो इसलिए नल वेक्टर लिखना पड़ेगा यहाँ पे 0। तो अब -a साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड डब्ल्यू के दरमियान कितना एंगल है, ये a था और ये w था, एंगल कितना हो गया, थीटा।
प्लस 2a। अब मैं इधर इनके मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ले लिया गया, इसलिए हम यहाँ पे एरोज नहीं ले रहे। 2as साइन ऑफ एंगल बिटवीन 2a एंड s। 2a एंड s के दरमियान क्या एंगल है? ये 2a था और ये इनके दरमियान एंगल है ये वाला। अब टोटल एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बन रहा है? 90। इस 90 में से आप ये वाला पोर्शन यानी थीटा वाला पोर्शन निकाल दें तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ये कितना बन गया? ये बन गया 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको आप यहाँ पे लिखना है 90 डिग्री माइनस थीटा। ये वाला एंगल नहीं बन रहा, आपको यहाँ पे लिखना चाहिए, वैसे ये यहाँ पे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस ए को आप काट कर इधर लिखने और इसको लिखना है 90 डिग्री माइनस थीटा। होपफुली ये पॉइंट समझ आया होगा आपको। नहीं समझ आया तो आप इसको चाहे रिवाइंड कर लें। तो माइनस ए डब्ल्यू साइन थीटा प्लस 2as साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। फंडामेंटल लॉ अप्लाई करें, कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पे s की वैल्यू फिट कर दें। s की क्या वैल्यू हमने निकाली थी? म्यू डब्ल्यू। तो यहाँ पे फिट कर दें तो माइनस ए डब्ल्यू साइन थीटा प्लस 2 a और म्यू डब्ल्यू s की जगह आ गया और कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है? पहले तो कॉमन आ गया, a कॉमन करें, a कॉमन लें तो फिर आपके पास डब्ल्यू साइन थीटा प्लस 2 म्यू डब्ल्यू कॉस थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये प्रोडक्ट है इसका, यानी ए का और इस सारी चीज़ का प्रोडक्ट है। ये इक्वल टू 0 आ रहा है तो हमें पता है कि या तो ये चीज़ 0 है या तो ये चीज़ 0 है। अब ये चीज़ क्या है? ये लेंथ ऑफ द लैडर का हाफ है, क्योंकि लैडर की लेंथ 0 नहीं हो सकती। तो अगर वो 0 नहीं है तो फिर उसका हाफ जो है वो भी 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन 0 है। तो a इज नॉट इक्वल टू 0। सिंस a नहीं है 0 के इक्वल, तो इसका मतलब है ये 0 किस वजह से आ रहा है? सिर्फ इसके 0 होने की वजह से आ रहा है। यू डब्ल्यू कॉस थीटा इक्वल टू 0। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप यहाँ से इसको डायरेक्ट जो है वो 0 ना कर देना, क्योंकि आपको चाहिए कि आप यू शुड बी मोर कंसेप्चुअल। आप ये बता दें कि a जो है वो 0 नहीं है, तो इस वजह से ये चीज़ 0 है जिसकी वजह से ये 0 आ रहा है। आप इसको डायरेक्ट वहाँ पे नीचे डिवाइड करा दें फिर भी ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि a जो है वो नॉन 0 है, इस वजह से मैंने दोनों साइड्स को a से डिवाइड कर दिया। दोनों केसेस में आपको ये रीज़न लिखनी पड़ेगी। इसी तरह से अब आपने क्या करना है कि w को कॉमन ले लेना है, साइन थीटा प्लस 2 u कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी w जो है वो नॉन 0 है, क्योंकि वेट तो एग्जिस्ट करेगा। अगर लैडर है तो उसका कुछ ना कुछ वेट भी ज़रूर होगा, नॉन 0 वेट होगा। अगर वेट 0 तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लैडर एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो वेट कैन नॉट बी 0, देयरफॉर साइन थीटा प्लस 2 म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। और थोड़ी सी मिस्टेक के यहाँ पर नेगेटिव का साइन आता जा रहा था, तो साइन थीटा को उधर लेकर चले जाते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 2 म्यू कॉस थीटा। कॉस थीटा को इधर लेके आ जाए तो टेन थीटा आ जाएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 2 म्यू। यहाँ से आपने क्या निकालना था? चूंकि थीटा निकालना था और वो क्या आ गया? टेन इनवर्स ऑफ 2 म्यू आ गया। यही आपने प्रूव करना था। कितना सिंपल सा था। तो ये वर्टिकल के साथ जो लेडर एंगल बना रही थी वो था थीटा, और ये प्रूव करना था टेन इनवर्स 2 म्यू। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।